नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 1 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर नज़र डालेंगे। ये है भाग 1। और हाँ, हो सकता है इनमें से कुछ टॉपिक्स पर हमने पहले भी बात की हो, तो यूपीएससी रिवीजन के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। आज हमारे पास देखिए विज्ञान, पर्यावरण, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कई क्षेत्रों से जुड़े अहम स्रोत हैं। हम बात करेंगे E20 ईंधन की, फिर जम्मू कश्मीर के मेलापट महोत्सव को समझेंगे, हिंद महासागर में आईओएन्स की भूमिका देखेंगे, असम के वृंदावनी वस्त्र की कहानी जानेंगे, इंटरपोल का पर्पल नोटिस क्या है, अमेज़न की माश्कोपिरो जनजाति, डाइटम कोनोटार्पस पेड़ का विवाद, और आखिर में आदिवाई, भारत का पहला एआई अनुवादक आदिवासी भाषाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इनका विश्लेषण। बिल्कुल, काफी कुछ है आज चर्चा के लिए। शुरुआत करते हैं E20 ईंधन से। अभी हाल ही में ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से वारंटी को लेकर कुछ बात आई है। पुरानी गाड़ियों के लिए भी उन्होंने कुछ कहा है ना? हाँ, ये एक अहम बात है। ऑटो इंडस्ट्री लॉबी ने ये साफ किया है कि अगर पुरानी गाड़ियां भी, मतलब जो पहले E20 के लिए डिजाइन नहीं हुई थी, वो भी अगर ये 20% एथनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं, तो कार निर्माता वारंटी देंगे। अच्छा। हाँ, तो इससे जो लोगों की चिंता थी वो थोड़ी कम होगी। ये तो उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की बात है, खासकर जब E20 इतना तेजी से लागू हो रहा है। पर ये E20 है क्या असल में? मतलब सिर्फ पेट्रोल में कुछ मिला दिया या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? नहीं, इसके पीछे काफी बड़ी सोच है। E20 मतलब 20% एथनॉल और 80% गैसोलीन यानी पेट्रोल। और एथनॉल, जो हमारे यहाँ ज्यादातर गन्ने के शीरे, चावल, मक्का वगैरह से बनता है, वो एक नवीकरणीय जैव ईंधन है। इसके फायदे कई हैं। पहला तो हम कच्चे तेल के आयात पर कम निर्भर होंगे, विदेशी मुद्रा बचेगी। ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के नजरिए से यूपीएससी में तो ऐसे जुड़े में सवाल आते हैं। बिल्कुल। इथेनॉल मिलाने से ईंधन में ऑक्सीजन बढ़ जाती है, तो होता यह है कि पेट्रोल ज्यादा अच्छे से, ज्यादा साफ तरीके से जलता है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक धुएं का उत्सर्जन कम होता है। और तीसरा फायदा सीधा किसानों को है, खासकर गन्ना किसानों को। उनकी आमदनी बढ़ती है तो गांव की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है। भारत ने ये इथेनॉल मिलाने का काम तो काफी पहले शुरू कर दिया था, शायद 2003 में ईबीपी कार्यक्रम से। हम इस 20% वाले लक्ष्य तक कितने जल्दी पहुंच गए? हाँ, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ईबीपी कार्यक्रम 2003 में शुरू हुआ था और प्रगति देखिए काफी तेज रही है। 2021-22 में 10% मिलावट का लक्ष्य पूरा हुआ, फिर 22-23 में 12.06%, 23-24 में 14.06%, और सबसे बड़ी बात यह है कि 20% मिलाने का जो लक्ष्य पहले 2030 तक का था, वो हमने जुलाई 2025 में ही हासिल कर लिया है। अरे वाह, लक्ष्य से इतना पहले, ये तो कमाल है। अच्छा, इथेनॉल के बारे में एक बात और, ये जो C2H5OH है, ये शुद्ध रूप में तो जहरीला नहीं होता, पर ईंधन वाले में कुछ मिलाते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। उसे पीने लायक न रहे, इसलिए उसमें विकृतिकारक यानी डीनेचुरेंट्स मिलाए जाते हैं। ये सुरक्षा के लिए जरूरी है। वैसे शुद्ध इथेनॉल रंगहीन, गंध वाला तरल है और बायोडिग्रेडेबल भी। चलिए, ऊर्जा से अब चलते हैं संस्कृति की ओर। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मेलापट महोत्सव हुआ है। ये सिर्फ मेला नहीं लगता, इसमें इतिहास और सद्भाव की भी बात है। आपने सही समझा। ये भद्रवा घाटी के मुख्य देवता हैं, भगवान वासुकी नाग। उनको समर्पित 3 दिन का सालाना उत्सव है। इसकी जड़ें तो नाग संस्कृति में हैं ही, साथ ही ये एक ऐतिहासिक घटना से भी जुड़ा है। 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर और भद्रवाह के राजा नागपाल की मुलाकात हुई थी। ये उसका भी प्रतीक है। 16वीं सदी? मतलब ये तो सदियों पुरानी परंपरा हुई। क्या राजा नागपाल ने ही इसे शुरू किया था? हाँ, ऐसा माना जाता है कि इसे पहली बार राजा नागपाल ने ही शुरू करवाया था। उस समय भद्रवाह को भद्रकाशी कहते थे और ये हर साल नागपंचमी पर होता है। कैलाश यात्रा जब खत्म होती है, उसके ठीक 7 दिन बाद। ये लगातार चलता आ रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बनाती है, जैसा आप कह रहे थे। देखिए, इसकी सबसे अनूठी चीज है इसका मिलजुल कर मनाया जाना। इसमें एक नाच होता है, डिक्को नृत्य या धक्कू नृत्य। ये डोगरा लोगों का पारंपरिक नाच है। और खास बात यह है कि इसमें सभी धर्मों के, हर पृष्ठभूमि के पुरुष और महिलाएं बिना किसी भेदभाव के एक साथ हिस्सा लेते हैं, एक घेरे में नाचते हैं। अच्छा। हाँ, ये नज़ारा ही अपने आप में शांति और भाईचारे का सबूत है। ये दिखाता है कि कैसे धर्म और इतिहास मिलकर एक साझा संस्कृति बनाते हैं। संस्कृति से अब आते हैं समुद्री सहयोग पर।
कोच्चि में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी आईओएन्स की इमर्जिंग लीडर्स पैनल डिस्कशन हुई। आजकल हिंद महासागर में आईओएन्स की अहमियत काफी बढ़ गई है। क्यों? इसमें शामिल होते हैं। इसे 2008 में भारतीय नौसेना ने शुरू किया था। इसका मकसद है हिंद महासागर क्षेत्र IOR के जो तटवर्ती देश हैं उनकी नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना। ये एक खुला मंच है जहां इस क्षेत्र के समुद्री मुद्दों पर बात हो सके। इसके सदस्य कौन कौन हैं? मतलब क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि कौन से इलाके इसमें आते हैं? जरूर। इसमें हिंद महासागर के किनारे बसे 36 देश सदस्य हैं। इनको 4 हिस्सों में बांटा गया है। दक्षिण एशिया से भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश, पश्चिम एशिया से ईरान, ओमान, सऊदी अरब, UAE, पूर्वी अफ्रीका से केन्या, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इनके अलावा 8 पर्यवेक्षक भी हैं जैसे चीन, रूस, जापान, जर्मनी। ये दिखाता है कि इस इलाके में सबकी दिलचस्पी कितनी है। हाँ, ये तो काफी बड़ा और अहम क्षेत्र है। 2025 के लिए भारतीय नौसेना का इसमें थीम क्या है? भारत का 2025 के लिए थीम है हमारे जेल की रक्षा, हमारे भविष्य की सुरक्षा। मतलब डिफेंडिंग आवर वाटर्स, प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर। ये साफ इशारा है कि समुद्री सुरक्षा, आपदा में मदद, सूचनाएं बांटना और मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ाने पर जोर रहेगा। आईओएन्स इन सब में एक अहम रोल निभाता है। सहयोग से वापस कला और संस्कृति पर एक बड़ी अच्छी खबर है कि असम को 16वीं सदी का वृंदावनी वस्त्र लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम से प्रदर्शनी के लिए मिल सकता है। ये सिर्फ कपड़ा नहीं, असम का इतिहास है। हाँ, 2027 में इसके असम आने की उम्मीद है, जो बहुत बड़ी बात होगी। ये वृंदावनी वस्त्र रेशम पर बुना गया एक तरह का बड़ा चित्रपट है। इसमें भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाएं, उनकी रास लीला और दूसरी कहानियों को धागों से बुना गया है, वो भी बड़े विस्तार से। इसे बनवाने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, जिसमें संत शंकरदेव और कोच राजा नर नारायण का नाम आता है। बिल्कुल, इसे महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के मार्गदर्शन में बनवाया गया था और बनवाने का अनुरोध किया था कोच राजा नरनारायण ने 16वीं सदी में। ये वो समय था जब अहोम राजा शंकरदेव के खिलाफ थे, तो राजा नरनारायण ने उन्हें शरण दी थी। तो ये वस्त्र उस दौर की राजनीति और भक्ति दोनों को दिखाता है। और ये ब्रिटिश म्यूजियम कैसे पहुंच गया? ये असम की बुनाई कला का एक बेहतरीन नमूना है। इसमें दूसरी एशियाई कलाओं का भी असर दिखता है। ये किसी तरह असम से तिब्बत गया और फिर 1904 में एक ब्रिटिश अभियान के दौरान इसे हासिल किया गया। तब से ये ब्रिटिश म्यूजियम में है। ये करीब 9.5 मीटर लंबा है और कहते हैं कि रेशम के 15 अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर इसे बनाया गया था। असम के वैष्णव समाज के लिए बहुत पवित्र है। कला संरक्षण से अब आते हैं अपराध नियंत्रण पर। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने ट्रेड आधारित मनी लॉन्ड्रिंग के तरीकों पर इंटरपोल का पर्पल नोटिस हासिल किया है। ये पर्पल नोटिस क्या चीज है? ये रेड नोटिस से अलग कैसे है? देखिए, इंटरपोल कई तरह के नोटिस जारी करता है। पर्पल नोटिस उनमें से एक है। इसका काम है सदस्य देशों की पुलिस और एजेंसियों को अपराधियों के काम करने के तरीकों यानी मोडस ऑपरेंडी, उनके औजारों, सामानों और छिपने छिपाने की तरकीबों के बारे में बताना और जानकारी साझा करना। अच्छा, तो ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि अपराध के पैटर्न के बारे में है। बिल्कुल, यही इसका रेड नोटिस से मुख्य अंतर है। रेड नोटिस किसी खास व्यक्ति को ढूंढने और उसकी संभावित गिरफ्तारी के लिए होता है ताकि उसे प्रत्यर्पित किया जा सके, जबकि पर्पल नोटिस अपराध करने के तरीकों या उन चीजों पर फोकस करता है जिनसे आम लोगों की सुरक्षा को खतरा हो। जैसे इस मामले में ये बताएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के नए नए तरीके क्या चल रहे हैं ट्रेड के जरिए। इंटरपोल के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी भी दे दीजिए। इसकी भूमिका क्या है? क्या ये खुद गिरफ्तार करते हैं? उन शहर में है, और ये जानना जरूरी है कि इंटरपोल खुद कोई पुलिस फोर्स नहीं है। इनके एजेंट किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो फिर ये करते क्या है? सिर्फ जानकारी देते हैं? हाँ, इनका मुख्य काम है एक सुरक्षित नेटवर्क के जरिए जानकारी साझा करना, ताकि अलग अलग देशों की पुलिस आपस में सहयोग कर सके और सीमा पार होने वाले अपराधों से निपट सके, जैसे मानव तस्करी, आतंकवाद, साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। इसके लिए ये अलग अलग रंग के नोटिस, लाल, पीला, नीला, काला, हरा, नारंगी, पर्पल और अब सिल्वर, अपनी 4 भाषाओं अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी में जारी करते हैं। इनके पास फिंगरप्रिंट, DNA जैसे बड़े क्रिमिनल डेटाबेस भी हैं। आपने सिल्वर नोटिस का भी नाम लिया, ये नया है? हाँ, सिल्वर नोटिस 2025 में ही शुरू हुआ है। ये खास तौर पर अपराध से कमाई गई संपत्ति का पता लगाने और उसे जब्त करने में मदद के लिए है। ये संगठित अपराध से लड़ने में एक बड़ा कदम है। एक ब्लैक नोटिस भी होता है
जो अज्ञात शवों की पहचान के लिए जानकारी जुटाने में मदद करता है। वैश्विक सहयोग से अब चलते हैं अमेज़न के घने जंगलों में। पेरू की माश्को पेरू जनजाति, जो बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखती, वो हाल में एक गांव के पास देखी गई है। इससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हाँ, ये वाकई चिंता की बात है, खासकर इसलिए कि उनके इलाके में अवैध लकड़ी कटाई जैसी गतिविधियां बढ़ रही हैं। माश्को पीरो, जिन्हें खुजारेनो या नोमोल भी कहते हैं, ये अमेज़न के बहुत दूर दराज के इलाकों में रहने वाले खानाबदोश शिकारी संग्राहक हैं। ये उन गिनी चुनी जनजातियों में से हैं जो अपनी इच्छा से दुनिया से अलग थलग रहती हैं। इनका इतिहास क्या है, ये अलग क्यों रहते हैं और कहाँ हैं ये? ऐसा माना जाता है कि 19वीं सदी के अंत में जब अमेज़न में रबर का कारोबार जोरों पर था, तब बहुत अत्याचार हुआ था। उस वक्त ये लोग शोषण से बचने के लिए जंगल के और अंदरूनी मुश्किल इलाकों में चले गए। आज ये ज्यादातर दक्षिण पूर्वी पेरू में है, ब्राजील और बोलीविया बॉर्डर के पास, अल्टो पुरुष नेशनल पार्क जैसे सुरक्षित इलाकों में, लास पिएड्रास नदी के किनारे। उनकी जीवन शैली कैसी है, क्या पता है उनके बारे में? वो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। ताड़ के पत्तों की झोपड़ियां बनाते हैं जो अस्थायी होती हैं। मौसम के हिसाब से शिकार और खाने की तलाश में जगह बदलते रहते हैं। वो पिरो भाषा समूह की एक बोली बोलते हैं। कपड़े बहुत कम पहनते हैं, कमर पर एक पीला भूरा कपड़ा और हाथों पैरों में कुछ बैंड। पुरुष शिकार के लिए धनुष बाण और भाले इस्तेमाल करते हैं। और पेरू की सरकार उनसे संपर्क क्यों नहीं करने देती? क्या ये उनकी सुरक्षा के लिए है? हाँ, सरकार ने उनसे किसी भी तरह के संपर्क पर रोक लगाई हुई है। डर ये है कि बाहरी लोगों से उन्हें कोई आम सी बीमारी जैसे जुकाम या फ्लू भी लग गया तो वो उनके लिए जानलेवा हो सकती है, क्योंकि उनमें इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी नहीं होती। पहले भी ऐसा हो चुका है दूसरी जनजातियों के साथ, इसलिए उनका अकेलापन ही उनकी सुरक्षा है, ऐसा माना जाता है। अमेज़न से अब आते हैं सूक्ष्म जीवों की दुनिया में। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने डाइटम की एक नई प्रजाति खोजी है, क्लाइमैकोनिस हेट्रोपोलारिस। ये डाइटम क्या होते हैं? इतने छोटे होकर भी क्या ये महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण? ये तो सूक्ष्म जगत के आप कह सकते हैं सुपर हीरो हैं। डाइटम असल में एकल कोशिका वाले सूक्ष्म शैवाल यानी माइक्रोस्कोपिक एल्गी हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ये फाइटोप्लैंक्टन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मतलब पानी में तैरने वाले सूक्ष्म जीव। ये लगभग हर जलीय खाद्य श्रृंखला की नींव हैं। ये मिलते कहाँ हैं? क्या हर तरह के पानी में होते हैं? लगभग हर जगह जहां पानी है, झील, तालाब, नदी, समंदर, यहां तक कि गीली मिट्टी में भी। कुछ पानी में तैरते रहते हैं, कुछ नीचे तल पर रहते हैं, कुछ चट्टानों या पौधों पर चिपके रहते हैं। और हाँ, इनकी मौजूदगी पानी की सेहत का भी अच्छा संकेत देती है। पानी की सेहत का संकेत कैसे? और इनकी बनावट में क्या खास है? डाइटम पानी की केमिस्ट्री, जैसे उसमें पोषक तत्व कितने हैं या प्रदूषण कितना है, इसके बदलावों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। तो वैज्ञानिक इनकी संख्या और प्रकार देखकर पानी की क्वालिटी का अंदाजा लगा लेते हैं। इनकी सबसे अनोखी चीज है इनकी कोशिका भित्ति, जिसे फ्रस्ट्यूल कहते हैं। ये सिलिका की बनी होती है, मतलब कांच जैसा पदार्थ, और उस पर इतने सुंदर और जटिल पैटर्न होते हैं कि पूछिए मत। हर प्रजाति का पैटर्न अलग। ये फ्रस्ट्यूल मरने के बाद भी तलछट में जमा हो जाते हैं, जिससे हमें पुराने समय के पर्यावरण के बारे में भी पता चलता है। और हमारे ग्रह के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान क्या है? सबसे बड़ा योगदान ऑक्सीजन। ये प्रकाश संश्लेषण से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अंदाजा है कि दुनिया की कुल ऑक्सीजन का 20% से लेकर 50% तक इन्हीं डाइटम से आता है। 50% तक? हाँ, ये अमेज़न के जंगलों से भी ज्यादा है। और ये समुद्री खाने की चेन का आधार हैं। जू प्लैंक्टन से लेकर मछलियां तक इन्हें खाती हैं। सूक्ष्म जीवों से। हाँ। अब एक पेड़ पर आते हैं जो विवादों में है, कोनोकार्पस पेड़। एक पैनल ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर बैन लगाने को कहा है। ऐसा क्यों? ये तो सजावटी पेड़ लगता है। हाँ, ये मामला दिलचस्प है। कोनोकार्पस, जिसे बटनवुड भी कहते हैं, ये कॉम्ब्रेटेसी परिवार का पौधा है। ये मूल रूप से अमेरिका और अफ्रीका अरब प्रायद्वीप के तटीय इलाकों का है, पर भारत में खासकर गुजरात जैसे राज्यों में इसे खूब लगाया गया है सजावट के लिए। तो इसे लगाया क्यों गया था अगर अब समस्या है, और दिक्कत क्या आ रही है? आसपास के दूसरे पौधों से कहीं ज्यादा पानी सोखता है, जिससे जमीन के नीचे पानी का स्तर गिरता है, खासकर सूखे इलाकों में। और इसकी जड़ें भी बहुत तेजी से फैलती हैं और जमीन में गहरी जाकर पानी की पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन, केबल वगैरह को नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्या इससे सेहत को भी खतरा है? हाँ, पैनल ने यह भी कहा है। जब इसमें फूल आते हैं तो इसके परागकण हवा में फैलते हैं। इनसे लोगों को सांस की दिक्कतें जैसे अस्थमा, एलर्जी, नाक बहना जैसी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। और एक बात और,
इसकी लकड़ी सूखी और भुरभुरी होती है, जो गर्मियों में बहुत आसानी से आग पकड़ सकती है, तो सुरक्षा का भी खतरा है। इन्हीं सब वजहों से इस पर रोक लगाने की बात हो रही है। और आखिर में एक बहुत ही अच्छी और ज़रूरी पहल, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवाणी भाषा अनुवादक का बीटा वर्जन लॉन्च किया है। ये एआई का इस्तेमाल करके हमारी भाषाओं की विविधता बचाने की कोशिश लगती है। बिल्कुल, ये तकनीक और सामाजिक जुड़ाव का एक शानदार उदाहरण है। आदिवाणी एक एआई पर आधारित ट्रांसलेशन टूल है, जो खास तौर पर भारत की आदिवासी भाषाओं के लिए बनाया गया है। ये अपनी तरह का भारत का पहला प्रयास है और इसे भविष्य में इन भाषाओं के लिए एक बड़े भाषा मॉडल यानी एलएलएम की नींव की तरह देखा जा रहा है। इसे बनाने का मकसद क्या है? सिर्फ अनुवाद करना? नहीं, मकसद कई हैं। पहला तो जैसा आपने कहा, अनुवाद के जरिए आदिवासी और गैर आदिवासी लोगों के बीच बातचीत आसान बनाना। दूसरा, और शायद उससे भी ज्यादा अहम, एआई तकनीक से उन आदिवासी भाषाओं को बचाना और उन्हें फिर से जिंदा करना जो खत्म होने के कगार पर हैं या जिनके बोलने वाले बहुत कम रह गए हैं। इसे जनजातीय गौरव वर्ष के तहत बनाया गया है, जो उसकी अहमियत बताता है। इस बड़े प्रोजेक्ट में कौन-कौन शामिल है? ये कई संस्थानों का मिला-जुला प्रयास है। आईआईटी दिल्ली इसे लीड कर रहा है, साथ में बिट्स पिलानी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी नवा रायपुर जैसे बड़े तकनीकी संस्थान हैं। और सबसे जरूरी, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय के जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी टीआरआईज भी इसमें शामिल हैं, जो जमीनी स्तर पर समुदायों के साथ काम करते हैं। मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, समुदाय भी जुड़ा है। इसका लक्ष्य क्या रखे गए हैं? लक्ष्यों में है हिंदी, अंग्रेजी और चुनी हुई आदिवासी भाषाओं के बीच रियल टाइम में टेक्स्ट और स्पीच दोनों का अनुवाद, भाषा सीखने के लिए इंटरैक्टिव टूल बनाना, लोक कथाओं, मौखिक परंपराओं को डिजिटल रूप में सहेजना, आदिवासी समुदायों में डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना और स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं जैसी जानकारी उनकी भाषा में पहुंचाना। बीटा वर्जन में कौन सी भाषाएं हैं अभी, और एआई कौन सा यूज हो रहा है? अभी जो बीटा लॉन्च हुआ है उसमें 4 भाषाएं हैं: संताली ओडिशा, भीली मध्य प्रदेश, मुंडारी झारखंड और गोंडी छत्तीसगढ़। इसके लिए NLLB नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड और इंडिक्ट्रांस 2 जैसे एडवांस्ड एआई मॉडल इस्तेमाल हो रहे हैं, जिन्हें कम संसाधन वाली भाषाओं के लिए खास तौर पर ट्रेन किया गया है। डेटा जमा करने और उसे चेक करने में ट्रिस भाषा के जानकार और समुदाय के लोग मदद कर रहे हैं। इसमें अनुवाद के अलावा और क्या-क्या हो सकेगा? अनुवाद के अलग अलग तरीके, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू स्पीच तो हैं ही। साथ में पुरानी किताबों या पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन भी है। द्विभाषी डिक्शनरी और एक डेटा बैंक भी बन रहा है। और प्रधानमंत्री के भाषणों, स्वास्थ्य सलाह जैसे सिकल सेल बीमारी पर, सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए आदिवासी भाषाओं में सबटाइटल बनाने की सुविधा भी होगी। ये वाकई बहुत बड़ा काम है। तो आज हमने इथेनॉल से लेकर अमेज़न की जनजातियों तक और पुराने वस्त्रों से लेकर नए एआई अनुवादक तक कई ज़रूरी विषयों पर बात की। इन सब अलग-अलग बातों को जोड़ने वाला धागा क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से धागा है बदलाव का, और उसके साथ तालमेल बैठाने का, और साथ ही अपनी जड़ों से जुड़े रहने का भी। हम देख रहे हैं भारत कैसे नई ऊर्जा E20 अपना रहा है, कैसे टेक्नोलॉजी आदिवाणी समाज की मदद कर सकती है, पर साथ ही नई चुनौतियां भी हैं, कोनोकार्पस, माश्कोपिरो की सुरक्षा। और इन सब के बीच अपनी संस्कृति, मेलापट, वृंदावनी वस्त्र को समझना और दुनिया के साथ आयोन्स, इंटरपोल मिलकर चलना भी उतना ही जरूरी है। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये सब जुड़े हैं पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, संस्कृति, सुरक्षा। एक पूरी समझ बनाना जरूरी है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में आदिवासी भाषाओं की आत्मा को बचा पाएगी, या फिर तकनीक के मानकीकरण में कहीं उनकी अपनी खासियत और बारीकियां गुम हो जाएंगी? इस पर सोचना होगा। आपकी यूपीएससी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, ऐसे ही विश्लेषण और चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार। नमस्कार।